Okay. Today we'll be doing multipole expansion first, and then we will proceed to other topics. ठीक है. वही तो हमने 11th-12th में तो डाइपोल पढ़ाई है. ये से दो चार्ज है, एक मान ली प्लस क्यू एक माइनस क्यू. तो वो दो चार्ज अगर एक छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनको हम एक डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं, एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं. दोनों को एक चीज़ मान के डाइपोल करके हम बाकी सारे फॉर्मूले करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना. अब मल्टीपोल एक्सपेंशन ऐसा है कि इसका एक जनरलाइजेशन है बेसिकली, कि मान लो तुम्हारे पास दो डिस्क्रीट चार्जेस की बजाय कोई एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट चार्जेस दिए हुए हैं. तो हर बार ये डाइपोल वाला करना, दो दो डाइपोल लेके पॉसिबल नहीं होता. तो इसके लिए एक आसान, मतलब रिलेटिवली आसान तरीका है मल्टीपोल एक्सपेंशन. ओके. पहले तो ये कि हम डाइपोल वाले जो अप्रोक्सीमेशन लेते थे 11th-12th में, कि जैसे वेरेवर जहाँ जहाँ हमको पोटेंशियल या फील्ड निकालना है, दैट पॉइंट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये अप्रोक्सीमेशन स्टिल होल्ड करता है. if the point where you want to consider potential or electric field is very close to the dipole or multipole or charge distribution, then these approximations don't work. तो हम पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नाउ कंसिडर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. मान लो ये कोई सरफेस है और ये तुम्हारा ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है O. ठीक है. और यहाँ पे इस रीजन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी करती है इन दिस रीजन. तो अगर हमें कोई पॉइंट ले लो ये, जिसका पोजीशन वेक्टर r है, इस यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सपेंशन यूज करेंगे बेसिकली. अब हम एक छोटा यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं, डी टाउ प्राइम लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. ताकि पता चले कि प्राइम मतलब हम प्राइम के ओवर इंटीग्रेट करेंगे, ताकि मतलब इस वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करें. अब इसका पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं आर प्राइम. ठीक है. और एक मिनट. ठीक है. और इसको नहीं तो ये रहने दो, इसको आर प्राइम लिख देते हैं. ठीक है. जस्ट फॉर कन्वेंशन. ये अपना वेक्टर आर है जो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करता है. ये एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जो हमने इस रीजन में लिया है, जहाँ पे डेंसिटी रो प्राइम है, और वॉल्यूम एलिमेंट छोटा है तो डी टाउ प्राइम लिया है. वॉल्यूम एलिमेंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वेक्टर आर प्राइम है. ठीक है. तो अगर मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा तो इसको लिखूंगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल रो प्राइम एज अ फंक्शन ऑफ r प्राइम d टाउ प्राइम डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r प्राइम. बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है k क्यू बाय आर, जो k 1/4πε0 हो गया, ये इंटीग्रल ऑफ q बाय r है, ये dq हो गया, ये छोटे एलिमेंट में जितना चार्ज है dq, रो इंटू डी टाउ, और ये नीचे वाला टर्म इस चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस हो गया. ठीक है. तो अब हमारा मेन एम ये है कि इसको एक अच्छे फॉर्म में एक्सपैंड करें, ताकि एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलेटिवली आसानी से हम कैलकुलेट कर पाए. क्योंकि 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर डिस्क्रीट चार्जेस के लिए तो आसान होता है, लेकिन कंटिन्यूस के लिए अच्छा नहीं होता वो. ठीक है. तो अब हम मेनली इस टर्म को देखते हैं. 1/mod ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर प्राइम. ठीक है. इसको मान लो एंगल जो है इन दोनों के बीच, अब ये वेक्टर आर तो कांस्टेंट है, तो मान लो ये एंगल
थीटा प्राइम, ठीक है। तो एंगल दैट दिस वॉल्यूम एलिमेंट का वेक्टर मेक्स विद दिस कांस्टेंट वेक्टर आर, क्योंकि दिस इज फिक्स्ड एंड ओरिजिन इज फिक्स्ड, दिस वेक्टर आर इज कांस्टेंट, तो ये एंगल थीटा प्राइम ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस रूल लगाएंगे ट्रायंगल वाला, तो ये बस इसको हम ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर माइनस 2r आर प्राइम कॉस थीटा प्राइम होल पावर हाफ, ठीक है, अपना नॉर्मल कॉस रूल लगा के। अब हम एक काम करते हैं, इससे आर को इससे बाहर निकाल देते हैं, तो ये लिखें 1/r इंटू 1 प्लस आर प्राइम बाय आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम बाय आर कॉस थीटा प्राइम होल पावर हाफ, ठीक है, ओके। अब हम इसको भी फर्दर चेंज कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाएंगे, आर प्राइम बाय आर कॉमन ले लिया इंटू आर प्राइम बाय आर माइनस 2 कॉस थीटा प्राइम पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो पॉइंट है, जो वेक्टर आर है, दैट इज वेरी फार अवे, करेक्ट। तो ये जो आर प्राइम है कंपेयर टू वेक्टर आर बहुत छोटा है, सो आर प्राइम बाय आर टेंड्स टू जीरो है इधर। बेसिकली हम ये लिख सकते हैं आर प्राइम बाय आर टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ठीक है। तो मैं जैसे कह रहा था आर प्राइम बाय आर टेंड टू जीरो है, ठीक है। तो अब हम एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम जनरली इसको यूज करते आ रहे हैं कि 1 प्लस एक्स पावर एन या अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होता है। तो हम एक टर्म तक ही अप्रोक्सीमेट करते थे, जैसे ऐसे लिखा है, मान लो 1 प्लस एक्स पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स, ऐसा लिखते थे हम, अज्यूमिंग एक्स इज वेरी लेस देन 1। अब हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे इसको, तो एक टर्म के बजाय हम 2 या 3 टर्म लेंगे ताकि ज्यादा एक्यूरेसी आए, कुछ मतलब ऐसा नया नहीं कर रहे, बस ज्यादा एक्यूरेसी आए इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूरा वो थ्योरम पूरा वो स्टेटमेंट लिखता हूँ। अगर मान लो एप्सिलॉन है 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पावर माइनस हाफ होगी, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, वो बाद में लिखते हैं, पहले इसको माइनस हाफ लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू 1 प्लस आर प्राइम बाय आर इंटू आर प्राइम बाय आर माइनस 2 कॉस थीटा प्राइम होल पावर माइनस हाफ, ठीक है। मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। नाउ मैं अब आइडेंटिटी ऐसी है मैथमेटिकल, क्योंकि यहाँ पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ ही लिख लेते हैं, आसान रहेगा। 1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस 3/8 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये माइनस 5/16 एप्सिलॉन क्यूब प्लस सो वन, ऐसे जाता रहेगा, छोटा होता जाएगा। बट हमको पता है कि एप्सिलॉन वेरी लेस देन 1 है, तो हम करंटली सिर्फ इधर तक लेंगे, स्क्वायर टर्म तक, इतना। तो दिस पार्ट वी कैन अप्रोक्सीमेट एज 1 माइनस हाफ एप्सिलॉन प्लस 3/8 एप्सिलॉन स्क्वायर, where epsilon is equal to r prime by r into r prime by r minus 2 cos theta prime, ठीक है, ये अपना एप्सिलॉन है। तो
फिर से एक्सपैंड कर देते हैं। अब मैं ये टर्म मिटा देता हूँ, ठीक है। एक्सपैंड करके हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/r इंटू 1 प्लस r प्राइम बाय r इंटू कॉस थीटा आई प्लस r प्राइम बाय r स्क्वायर इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा आई माइनस 1/2 बाय 2, ठीक है। इससे ज़्यादा के टर्म में हमको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले से इस टर्म का आर क्यूब हो चुका है, आर स्क्वायर यहाँ से और एक आर यहाँ से, तो हमको पता है ये काफ़ी बड़ा है आर, तो आर क्यूब से नीचे में हमको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो कीप दिस, और देन वी कैन राइट द एंटायर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into integral of rho as a function of r prime d tau prime divided by, ये इसको हमको रिप्लेस करना है r इंटू 1 प्लस r प्राइम बाय r cos थीटा आई प्लस r प्राइम बाय r स्क्वायर इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा आई, ठीक है, थीटा आई लिखा, थीटा प्राइम, सॉरी सेम मतलब था मेरा, ठीक है, थीटा प्राइम, सॉरी, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये इंटीग्रल है अभी, दिस इज आवर मेजर कंसर्न, इंटीग्रल ऑफ कंसर्न। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। हमारे पास देखिए, देखो तीन टर्म्स है, एक ये 1 इंटू दिस आर प्राइम बाय आर इंटू दिस आर प्राइम बाय आर स्क्वायर 3 cos बाय थीटा, वो ये वाली टर्म पूरी, ठीक है। अब हम इसको 3 टर्म में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। नोट कि मैंने ये r को बाहर ले लिया है, क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर दिस वॉल्यूम, ओवर ये d टाउ प्राइम जो है, हम इस प्राइम वाले वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये r हमारे लिए अभी कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा पॉइंट तो फिक्स्ड है, हमें इसी पॉइंट पे लेना है, तो इंटीग्रल में r कांस्टेंट है, इसलिए मैंने r बाहर ले लिया है, ठीक है। ये दूसरा टर्म आ गया, सॉरी ये अगेन ये आर लेना है, आर प्राइम बाय आर, हाँ ठीक है, ओके। इधर की वजह मैं इधर लिखता हूँ, सिमेट्री अच्छी आएगी, आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस तीसरा टर्म 1/2 बाय आर क्यूब है, वैसे 1/2 आर क्यूब, इंटीग्रल rho as a function of r prime d tau prime into r prime square 3 cos square theta prime minus 1, ठीक है, बाय 2 इधर बाहर ले लिया है, ओके। तो ये हमारे 3 टर्म्स है बेसिकली इंटीग्रेंट के। अब ये 3 टर्म अलग अलग जो है, फिजिकल मीनिंग तीनों के अलग है,
अगर ये देखोगे इट इज जस्ट रो इंटू डी टाउ, मतलब क्या, टोटल चार्ज। ये अगर मान लो एक ही चार्ज होता इतने मैग्नीट्यूड का, अगर इस टोटल रीजन में टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू है, अगर उतना ही चार्ज होता तो ये टर्म आती। फिर उसके बाद एक और टर्म आ रही है ये, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जस्ट है डी क्यू इंटू आर कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब एक एंगल, डॉट प्रोडक्ट वाला जो एंगल होता है वो वाली टर्म है, ठीक है। तो एक तरह से ये डाइपोल मोमेंट का जो टर्म था उस वैसे टर्म दिख रहा है, आर डॉट वेक्टर पी, ऐसा वाला, ऐसा एक टर्म है, तो इसको डाइपोल टर्म कहते हैं। ये देखोगे तो अगर चार चार्जेस है तुम्हारे, मतलब चार सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और उनको सॉल्व करोगे तो सिमिलर टू दिस एक टर्म आएगा, तो इसको क्वाड्रपोल टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म है बेसिकली। इसको हम ऐसे लिखेंगे, टू ठीक है, इधर लिख देता हूँ, वी मोनोपोल, वी एम मतलब वी मोनोपोल, प्लस वी डी वी डाइपोल, प्लस वी क्यू वी क्वाड्रापोल। मोनोपोल टर्म ये है, डाइपोल टर्म ये है, और क्वाड्रापोल टर्म ये है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ इन टर्म्स को, ठीक है। वी मोनोपोल ठीक है, वी मोनोपोल, वी डाइपोल, ये वी डाइपोल, और ये वी क्वाड्रापोल। ये 8 है, क्यूब रो प्राइम डीटा प्राइम स्क्वायर, तीन टर्म, ओके, ठीक है। तो तीन टर्म मैंने ऐसे लिखे हैं। अब ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, मैं इस टर्म को कैपिटल क्यू से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। कैपिटल क्यू इधर लिख रहा हूँ, कैपिटल क्यू तुम्हारा टोटल चार्ज है, इस पूरे रीजन में कितना टोटल चार्ज है ये टर्म तो हम जानते ही है, नॉर्मल एक सिंगल चार्ज के लिए जो टर्म होता है वही वही टर्म है, ठीक है। अब थोड़ा डाइपोल डाइपोल वाले इस टर्म को देखते हैं। Okay, तो यहाँ जो चार चार क्वांटिटीज है बेसिकली, रो आर प्राइम डीटा प्राइम कॉस थीटा प्राइम। हम देख रहे हैं कॉस थीटा प्राइम वाज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर आर प्राइम, ठीक है। तो एक तरह से ये डॉट प्रोडक्ट की याद आती है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर कैप डॉट आर वेक्टर आर प्राइम। तो ये दोनों कवर हो जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, आर कैप तो मॉड्यूलो 1 है, इसकी आर आर प्राइम, ये वाला आर प्राइम, एंगल इन दोनों के बीच ये कॉस थीटा प्राइम, ठीक है। रो एज अ फंक्शन ऑफ आर प्राइम डीटा प्राइम, ये टर्म, एक ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अब आर स्क्वायर है तुम्हारे पास। अब ये आर प्राइम तो कांस्टेंट है तुम्हारा, है ना, तो ये आर प्राइम को बाहर भी लिया जा सकता है, तो तुम्हारा आएगा इधर वेक्टर 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 ये आएगा रो बीटा, ठीक है। इस आर प्राइम को मैं बाहर भी ले सकता हूँ, नो मच इश्यूज देयर आई थिंक। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ,
1/r² r कैप डॉट ये इंटीग्रल वेक्टर r प्राइम रो r प्राइम डी टाउ प्राइम, ये इंटीग्रल होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट। वेक्टर p जो हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट को, ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट हुआ। नोट करो कि नोटिस किए जो हम दो चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखते थे, दिस थिंग इज इक्वल टू 1/4πε0 r² to r कैप डॉट वेक्टर p, ऐसा लिखते थे अगर याद हो। सेम एक्सप्रेशन है ये, r कैप डॉट p बाय 4πε0 r², सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जस्ट एक दिखा रहा हूँ कि हाँ ये सही है, ठीक है। okay. तो इस चीज को, इस इंटीग्रल को हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें दिया था, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मोमेंट ये इंटीग्रल की वैल्यू होती है। तो हम इन जनरल सेम चीज लिख सकते हैं जो मैंने अभी अभी मिटाई, r कैप डॉट p इंटू 1/4πε0 r²। ना अब ये डाइपोल मोमेंट हुआ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मान लो अगर डिस्क्रीट चार्जेस है तुम्हारे पास, तो वेक्टर p इज जस्ट इक्वल टू समेशन ऑफ qi वेक्टर di, और लेट अस इंस्टेड ऑफ di विल राइट r, ठीक है। qi वेक्टर ri, I इक्वल टू 1 to n, n इज नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये डिस्क्रीट के लिए है और ये कंटिन्यूअस के लिए। सो फॉर डिस्क्रीट चार्जेस and vector p is equal to integral of कंटिन्यूअस चार्जेस, ठीक है। ओके, तो ये पहले ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, नोटिस कर सकते हो तुम। मान लो कि अगर तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और तुम उसको शिफ्ट करते हो ओरिजिन को बाय अ वेक्टर ए से शिफ्ट करो। ये ओरिजिनल है, ये तुम्हारा फाइनल है, सो एस प्राइम, ठीक है। तो ऑब्वियसली एस प्राइम में जो वेक्टर होगा ये, दैट वेक्टर आर प्राइम विल, ये नया न्यू है राइट, इज वेक्टर आर प्राइम ओल्ड वेक्टर ए, ठीक है। तो जो वेक्टर p होगा, वेक्टर p विल नाउ बी इंटीग्रल, ओके, वेक्टर p will now be rho r prime d tau prime into r prime new minus vector a, vector a into rho r prime d tau prime। इसको rho r prime d tau prime का इंटीग्रल इज नथिंग बट टोटल चार्ज, सो हम इसको टोटल चार्ज लिख देंगे। This is nothing but dipole moment in S. So dipole moment in S prime is equal to dipole moment in S minus vector A into Q. So इससे क्या पता चल रहा है हमको कि मान लो अगर तुमको एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जिसका टोटल चार्ज नॉन जीरो है, तो टोटल चार्ज जीरो नहीं है, तो अगर तुम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा उसके साथ। अभी तक हमने जो जनरली केसेस देखे होंगे उसमें नेट चार्ज जीरो होगा, तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेट चार्ज क्यों जीरो होगा, सो पी एस प्राइम इज इक्वल टू पी एस। लेकिन अगर नॉन जीरो हुआ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हो सकता है, तो इट विल चेंज विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है।
ओके, लिटिल मोर अब हम डाइपोल टर्म पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमने डाइपोल टर्म का पोटेंशियल निकाल लिया। अब मोनोपोल टर्म का पोटेंशियल, मोनोपोल टर्म का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, वो जस्ट नॉर्मल कूलम्स लॉ पे हो जाता है। डाइपोल पे डाइपोल का पोटेंशियल निकल गया है, अब हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके फोर्सेस वगैरह पे थोड़ा निकालना ट्राई करेंगे। ये भी हटा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to minus grad V, करेक्ट। हमको पता है V is equal to 1/4 pi epsilon naught r square r cap dot vector p. From here we will use vector p only. So if we take gradient of V, this will be equal to नोट कि हम ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं इधर। जब हम पोटेंशियल निकाल रहे थे, हमको एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, तो जो आर था वो फिक्स था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ वी ओवर आर लेंगे, तो ये जो हमारा ये आर है वो अब थोड़ा सा चेंज होगा। सो वी विल डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू आर, सो ये कांस्टेंट नहीं रहा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r² ग्रेड ऑफ आर कैप डॉट पी प्लस आर कैप डॉट पी ग्रेड ऑफ 1/r²। सॉरी, वो मार्जिन थोड़ा क्लैश हो गया, राइट। तो अब प्रॉब्लम इस टर्म में आती है एक्चुअली, कि ग्रेडियंट ऑफ आर कैप निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, लेट अस नॉट गेट इनटू क्यों होगा। हम वी विल बी बेटर ऑफ राइटिंग इट एज दिस। मैंने क्या किया, दो ऊपर और नीचे दोनों मॉड आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो r² r³ हो गया, आर कैप वेक्टर आर हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल ऑफ ए डॉट बी एक्सपैंड कैसे करें। आर कैप में वो करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फिर से ग्रेड लेने में थोड़ा फिर से डाइवर्जेंस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बट एनीवे, तो वंस हमने छोटी सी चेंज कर दी, फिर वी कैन जस्ट यूज आवर नॉर्मल फॉर्मूले जो ग्रिफिथ के पहले पेज में दिए हुए हैं। और लेट्स नॉट वेस्ट टू मच टाइम, एंड मैं रिजल्ट दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इसका डेरिवेशन तो नहीं आएगा मोस्टली, क्योंकि मतलब या इसके बाद बस फॉर्मूला लगाने जो दिए होंगे, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज आना मुश्किल है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी काम आ सकता है। डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी और चीजें, जैसे टॉर्क और फोर्स। जैसे हम 12th में करते थे कि मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स 0 होगा और टॉर्क होगी P क्रॉस E। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, दो हमने इस केस को लेके डिराइव किया था, इट इज इन जनरल ट्रू। टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू P क्रॉस E, ओके। और ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो ऐसा होगा कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई एट पॉजिटिव माइनस ई एट नेगेटिव, करेक्ट, इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई। इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल ई बाय डेल एक्स। ओके, इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, ठीक है ऐसे लिखते हैं इसको, डेल्टा ई को ऐसे लिख देंगे डी ई एक्स आई कैप प्लस डी ई वाई जे कैप प्लस डी ई जेड के कैप। हमने क्या किया, डेल्टा ई इज वेक्टर साइन डाल देते हैं, सॉरी, डेल्टा ई क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो ये इस वेक्टर को हम तीन कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, डिफरेंस भी एक वेक्टर है तो उसको तीन कंपोनेंट में डाल देते हैं, डी ई अलोंग एक्स, change in electric field along x direction, sorry, change in x component of field, change in y component of field and change in z component of field, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ यहाँ वैल्यू वेक्टर ई नेगेटिव है, यहाँ वैल्यू वेक्टर ई पॉजिटिव है, तो चेंज कैसे हुआ होगा, पहले x कंपोनेंट जो था ई एक्स उसमें कुछ चेंज आया होगा, फिर ई वाई में कुछ चेंज आया होगा, और फिर ई जेड में फिर कुछ चेंज आया होगा। इन तीनों चेंजेस का वेक्टर समेशन करके ई माइनस ई प्लस बना है, ठीक है। तो बेसिकली जो चेंज है हम उसको तीन तरीके से लिख लेंगे, चेंज इन एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड आई कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट विल चेंज ओनली अलोंग आई कैप, x component will not change along j cap or k cap, ठीक है। Similarly, change in y component of field along j cap and change in z component of field along k cap। अब इन तीन चेंजेस को हमने वेक्टोरियली ऐड कर दिया तो ये आ जाएगी। ये वेक्टर साइन वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्शन दिया हुआ है आई कैप, तो हटा देते हैं, इट्स अननेसेसरी, गलत भी है एक्चुअली, ठीक है। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम इसको क्या लिख पाएंगे, q इंटू डेल ई एक्स बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स आई कैप प्लस सो ऑन फॉर जे कैप प्लस सो ऑन फॉर के कैप। इस टर्म को समझ लोगे तो बाकी भी लिख लोगे। हमने बेसिकली क्या किया है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है कि आई विल कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डी ई अलोंग एक्स, सो एक्स के अलोंग कितना चेंज हुआ इज नथिंग बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग एक्स पार्शियली, मतलब ई एक्स अगर हम एक्स के अलोंग मूव करेंगे तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड में कितना चेंज है हमको चाहिए, करेक्ट, इनटू हम कितना डिस्टेंस मूव किए हैं, दिस इनटू अगर मान लो मैं डेल्टा एक्स मूव किया हूं, दैट विल बी द चेंज इन एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड। एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, मुझे चेंज निकालनी है, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड है, मान लो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये कितना चेंज हुआ है, सिर्फ ये कितना चेंज हुआ है निकालना है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं y और z को कांस्टेंट मान लेता हूं और ये x कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x के अलोंग मूव करते हुए क्या चेंज हो रहा है उसमें, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही आइडिया है। सो चेंज इन x कंपोनेंट ऑफ फील्ड इफ आई ओनली मूव अलोंग x एंड y एंड z आर कांस्टेंट। ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव बेसिकली अलोंग x, पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग x इनटू कितना डिस्टेंस में मूव कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें चेंज आएगा। नोट कि सिर्फ छोटे डेल्टा एक्स के लिए काम करेगा, लेकिन हम छोटे में ही इंटरेस्टेड है तो वी आर फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में ऐसे डालते हुए फिर लिख दूंगा कि
फोर्स ये सेपरेट है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल ई एक्स बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स आई कैप प्लस सो ऑन फॉर जे कैप एंड प्लस सो ऑन फॉर के कैप। तो नोटिस कि हम इसको एक तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख देंगे Q इंटू डेल ई एक्स बाय डेल एक्स आएगा, इधर इधर डेल ई वाई बाय डेल वाई आएगा, इधर डेल ई जेड बाय डेल जेड आएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, अपना ग्रेडियंट वाला फॉर्म हो गया, करेक्ट। ओके, तो हम इसको लिख देंगे डेल डॉट ई करेक्ट ऑफ वेक्टर डी, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, डी डॉट डेल एक्स, ठीक है, सॉरी सॉरी ये काट लेना, मैं फिर से ये स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ठीक है, इसको सिंस डेल्टा एक्स एक स्केलर है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि डेल्टा एक्स को RHS के बजाय, मतलब इस डेल के राइट के बजाय लेफ्ट में लिख देते हैं इधर। अगेन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ताकि समझ आए, ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। अलॉन्ग आई कैप प्लस वन। तो अब इस टर्म को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स। तो ये चीज डेल बाय डेल एक्स, ये एक ऑपरेटर है जो ई वेक्टर ई पे एक्ट कर रहा है, समझ लो। सो जनरली हमारा ऑपरेटर था कि डेल बाय डेल एक्स सिर्फ होता था, अब हमने क्या किया, एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। सिमिलरली y में आएगा डेल्टा y इंटू डेल बाय डेल वाई, z में आएगा डेल्टा z इंटू डेल बाय डेल z। तो क्योंकि तीनों में ऐसा सिमेट्री आ रही है, हम इसको शॉर्ट में एक ऑपरेटर डाल सकते हैं कॉल्ड d डॉट डेल, ऐसा एक ऑपरेटर। ये d दो चार्जेस के बीच वाला वेक्टर है, ये वेक्टर द वेक्टर जॉइनिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला। तो d डॉट डेल, अब d डॉट डेल का फॉर्म क्या होगा, डेल्टा x इंटू डेल बाय डेल एक्स। तो d को हम लिख सकते हैं डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप प्लस डेल्टा z के कैप। तो इसका फॉर्म क्या होगा, डेल्टा x डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल्टा y डेल बाय डेल वाई प्लस डेल्टा z डेल बाय डेल z, करेक्ट। नाउ अब ये एक स्केलर है, करेक्ट, लेकिन फिर भी ऑपरेटर है, स्केलर ऑपरेटर है। तो हम एक स्केलर ऑपरेटर को मान लो ई पे एक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये कैसे रीड होगा, डेल्टा एक्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ वेक्टर ई, ओनली एक्स, ई को हम लिख सकते हैं, ई को मैं अब लिखूंगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ऐसे लिख दिए। तो ये कैसे एक्ट करेगा, अब दिस विल रिड्यूस टू जस्ट दिस, डेल्टा एक्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स आई कैप प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड डेल बाय डेल जेड ऑफ ई जेड के कैप, ठीक है। तो इफेक्टिवली हम क्या लिख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू डी डॉट डेल ऑफ वेक्टर ई। क्यू स्केलर है तो हम इसको अंदर लेके बस लिखेंगे पी डॉट डेल ऑफ वेक्टर ई, ये फोर्स हो गया, ठीक है। नोट कि तुम डेल डॉट पी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि एज फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है डेल डॉट पी मतलब डेल ऑपरेटर इज वर्किंग ऑन पी,
बट एक्चुअली हमें चाहिए कि पी डॉट डेल पूरा ऑपरेटर ई पे काम करे, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं कर पाओगे, भले ही जैसे हम ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट डेल लिखते हैं वेक्टर्स के लिए, ये काम नहीं करेगा इधर क्योंकि डेल ऑपरेटर। अब ग्रिफिथ के फर्स्ट पेज में देखोगे तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, और उस फॉर्मूले में एक टर्म आएगा डेल क्रॉस ई वाला। अब गॉस लॉ से हमको पता है कि फॉर कंजर्वेटिव फील्ड डेल क्रॉस ई जीरो होता है, सो दिस विल जस्ट रिड्यूस टू अ स्लाइटली बेटर फॉर्म लाइक, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे कि फोर्स एफ इज इक्वल टू डेल ऑफ पी डॉट ई। इसके थ्रू एक और इंटरप्रिटेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी का। नोट किया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। सो हमको पता है कि डेल यू बाय डेल एक्स का नेगेटिव, ओके आई सिंस हम 3 डायमेंशन में लिखा है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ यू, ये हमको पता है। अगर सिंपलर चाहते हो तो 1 डिमेंशन में ही कंसिडर करो कि एफ अलोंग एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, राइट। सो इसी को 3 डिमेंशन में लिखा है, सो डोंट वरी ऑन दैट। अब हम इसको अगर ऑब्जर्व करें तो if combining these two equations, del of p dot e is equal to del of minus u. Although mathematically थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा कि why it is and why the next statement will be true and all, लेकिन फिजिक्स है तो हम कंटिन्यूस चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो अज्यूम कर लेंगे कि u is minus p dot e, ये सही है as long as obviously you have to choose a reference, every u comes with a reference, potential energy का कोई reference होना चाहिए। इधर reference है कि तुम्हारा डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, that is this is your vector p and this is your electric field at 90 degree angle, तब तुम्हारा u जीरो होगा, so this is your reference point, ऐसे। अब यहाँ से तुम ऐसे या ऐसे हिलाओगे तो एंगल तुम्हारा थीटा या माइनस थीटा होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट योर यू विल चेंज। नोट दैट cos ऑफ थीटा इज cos ऑफ माइनस थीटा, तो इधर या इधर कैसे भी हिलाओ पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है, ओके। डाइपोल में बस एक चीज और बचती है अभी, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। दो डाइपोल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है, ठीक है, ये सब अब हटा देते हैं। हमारे पास दो डाइपोल है P1 और एक ऐसा रैंडमली ओरिएंटेड P2, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है रिलेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इट्स वेरी लार्ज। सो अगर ये है वेक्टर R और ये कोई D है, ये D1 है, ये D2 है, R is very greater than D1 and D2 also, and D2, ठीक है। तो उसके ओके, और देयर इज वन वे कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालोगे, फिर उसको ये अप्रोक्स एंगल थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके फोर्स निकालोगे वगैरह, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। आसान मेथड होगा कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर है और स्केलर नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बस इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी आसानी से निकल जाएगा, तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है
1/4πε0 r cube into 3p dot r cap along r cap minus वेक्टर p. सही है आई थिंक फॉर्मूला, या सही है. तो ये तो डायरेक्टली आ गया, तुम्हारा एक्सप्रेशन ही है. नाउ वी नो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ यू, करेक्ट. तो बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये d2/2 है. वी नो कि कंपेयर टू r बहुत छोटा है, तो इफ यू जस्ट टेक ग्रेडियंट ऑफ u यू विल गेट द फोर्स हियर. सो उससे हम डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते हैं. बेसिकली u यहाँ पे p डॉट ये करोगे तो u को हम लिख पाएंगे p डॉट e. सो 1/4πε0 r cube into 3p dot r cap square minus p dot r minus p square if I made p1 dot p2. Yeah. Oh man, sorry. ये p1 right. p1 dot r cap p2 dot r cap minus p1 dot p2, राइट. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, u इज माइनस p डॉट e, सो -1. अब इसका ग्रेडियंट लोगे विथ रिस्पेक्ट टू r, या ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू r, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू d1 और d2. इसका ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू r लोगे, देयर p1 p2 विल बी कांस्टेंट्स, एंड यूजिंग दैट तुम्हारा फोर्स आ जाएगा बस, राइट. तो डाइपोल का टर्म पार्ट हो गया. अब मल्टीपोल में छोटा और पार्ट बचा है, क्वाड्रपोल टर्म. इसमें ऐसा है कि ग्रिफिथ में काफी कम दिया है इस पे, लेकिन क्योंकि क्लास में कराया गया तो मैं एक बार करा दूंगा ये. इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए. बस ये अगर याद हो पूरा फॉर्मूला जो अभी लिखूंगा मैं क्वाड्रपोल वाले, तो भी काम हो जाएगा. ज्यादातर मुझे लगता है क्वेश्चन वो पहले वाले टर्म्स हैंगे जहाँ पोटेंशियल इज इक्वल टू मोनोपोल टर्म प्लस डाइपोल टर्म प्लस क्वाड्रपोल टर्म. अगर वो याद है तो ज्यादातर क्वेश्चन मेरे हिसाब से उसी पे आएंगे. रेयर चांस है कि केवल क्वाड्रपोल टर्म पे कुछ पूछ लिया, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस हम वो कर लेंगे. सो वी क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 8πε0 r cube integral rho as a function of r prime d tau prime r prime square into 3 cos square theta prime minus 1. करेक्ट, या. इस टर्म में अगर हम थोड़े मॉडिफिकेशंस करें, देन मान लो कि हमने इसको ओपन कर दिया, ये सेम चीज इंटीग्रल नीचे हमने r⁵ कर दिया. ठीक है, पूरा लिखते हैं r⁵. नोट कि यहाँ r इज दैट बिग वेक्टर विच वाज कांस्टेंट. ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तुम्हारा, और यहाँ से ओरिजिन से एक वेक्टर r था, ये कांस्टेंट था, और याद होगा, राइट. सो r कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल एंड इनसाइड द इंटीग्रल एज यू प्लीज, तुम्हारी मर्जी पे वो. r स्क्वायर r प्राइम स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्राइम माइनस r स्क्वायर r प्राइम स्क्वायर इंटू रो r प्राइम डी टाउ प्राइम. में करेक्ट? आई थिंक सो, या दैट्स करेक्ट. ओके, ये अगेन एक डॉट प्रोडक्ट टर्म है, राइट. स्क्वायर
minus r ri square rho as a function of r prime d tau prime. Now this can be changed because actually ये solve करना थोड़ा मुश्किल होगा. Obviously next term जो लिखूंगा वो और भी मुश्किल दिखेगी, लेकिन फिर भी it's easier actually to write it in a matrix form. Matrix form makes it easier to solve on a large scale. You just write it like this. X, Y, Z. It's a row matrix into QXX, QXY, QXZ, QYX, QZX, QYY, ZY, QZZ and QYZ. Q is the tensor quantity with you don't need to remember all this, just don't worry much on it. Okay. X, Y, Z. Okay. Now I'll have to explain all these. Okay. So now we have written these Q's. What the Q represents is actually this integral is part of the Q. So we can write Qij is equal to integral of 3 Ri ij Ri dot Ri prime Rj prime minus primes, because they are denoting small distances. R prime square into delta of ij where delta ij is equal to 1 if I equal to j and it's equal to 0 if I not equal to j. I hope you can see this. I don't know. I hope you can see that. So delta ij will be 1 for all elements along this diagonal. So sorry, I comma j take the values x, y and z. So when you have x, y, or z, delta ij will be 1. For all other terms it will be 0. So naturally you can so naturally you can see that it will be a symmetric matrix because ij and j excuse me, ij and ji will not make a difference. Right. What else is there? Yeah. One more thing which I'll have to again explain is this r prime of I. So r prime of x is equal to x, r prime of y is equal to y, and so on. R prime of z is equal to z. Okay. Right. Just note two properties of this this matrix Q. The trace is 0, so qxx plus qyy plus qzz is equal to 0, and it's a symmetric matrix, so qxy is equal to qyx, qxz is equal to qzx, and qyz is equal to qzy. So to find this matrix you don't have to calculate 9 terms, you have to calculate only 1, 2, 3, 4, 5 terms, not 9. Okay. Yeah, that's about it about multiple expansion. I'm again just saying that this last part, I really doubt a question will come on that, but just by heart this matrix and this part if you can, and however best you can apply them in the exam, just do it. I really doubt a question will come on this. The question will
more, if it comes on multiple expansion, it will be on the formula where V is equal to V monopole plus V dipole plus V quadrupole. So that formula is more important. Focus on that more. Yeah, that finishes chapter 3.